चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बेटा कुछ बच्चों के एग्जाम है फाइनल अकाउंट्स के स्कूल में, तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ आज फाइनल अकाउंट्स के, और उसके बाद दोबारा से उन्हीं एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे हम। तो आज की क्लास है 20 जनवरी, और फाइनल अकाउंट्स के अंदर कुछ छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ आज। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको बताऊं ये बैलेंस शीट है, छोटे छोटे से पॉइंट्स है, और आज कोशिश करते हैं छोटे छोटे सारे पॉइंट्स को कवर कर लें। ये बैलेंस शीट दे रखी है दोस्तों। बैलेंस शीट के अंदर लॉजिकली जब आप 12th क्लास में आएंगे तब आपको पता चलेगा, बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आती हैं नॉन करंट असेट्स। मैं अभी आपको थोड़ा सा हाई लेवल लेके जा रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपके स्कूल्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। फिर आती हैं करंट असेट्स। ये दो मेन कैटेगरी हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अगर हम इधर चलें तो इधर एक आता है सबसे पहले आपके पास कैपिटल, शेयर कैपिटल भी कहते हैं इसको, कैपिटल मान लेते हैं। उसके बाद आती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। मैं भी बताऊंगा इनका क्या रेलिवेंस है, नॉन करंट लायबिलिटीज। और लास्ट में आती हैं करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे, और इसका कुछ पोर्शन आपसे 11th क्लास में पूछ लेते हैं कुछ स्कूल्स के अंदर। तो ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आती हैं सारी की सारी लायबिलिटीज, और यहाँ आती हैं सारी की सारी असेट्स। तो लायबिलिटीज असेट्स की इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे दिखाई जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, फिर यहाँ आती हैं कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में आती हैं करंट लायबिलिटीज। ये जो प्रेजेंटेशन है इसी को अडॉप्ट किया जाता है हायर क्लासेस के अंदर। और 12th क्लास के अंदर अगर आप ध्यान से देखो ये नॉन करंट असेट्स क्या होती है, मैं आपको बताता हूं जरा। पहला वर्ड नॉन करंट असेट्स। मैं छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करूंगा आज की क्लास के अंदर, ये अलग से स्कूल्स में पूछ लिए जाते हैं। नॉन करंट असेट्स के अंदर आते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, मीनिंग फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ, जिनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। पहली चीज ये, फिक्स असेट्स की यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, उन्हें कहा जाता है फिक्स असेट्स। दूसरी चीज, दैट इज परचेज नॉट फॉर सेल। इसका मतलब हम उन्हें यूज करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते, उन्हें कहा जाता है फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स की जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है और जिनको हम यूज करने के लिए खरीदते हैं, नॉट फॉर सेल, तो उन्हें कहा जाता है फिक्स असेट्स। जैसे अगर मैं बात करूं इस मोबाइल की, तो इस मोबाइल को अभी 2 इयर्स हो गए हैं, तो अगर 2 साल से ऊपर मैं इसको यूज कर चुका हूं। दूसरा, क्या मैं इसे बेचने के लिए मैंने खरीदा है? सो आंसर इज नो, मैंने इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, मैंने इसको यूज करने के लिए खरीदा है। तो मैं इस मोबाइल को कहाँ डालूंगा? फिक्स असेट्स के अंदर। फिक्स असेट्स कहाँ आता है? नॉन करंट असेट्स।
अब फिक्स असेट्स के अंदर भी दो चीजें आती हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि फाइनल अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, विच कैन बी इजिली टच। इनटेंजिबल असेट्स, बेटा याद है किसी को इनटेंजिबल असेट्स के कुछ एग्जांपल? वेरी गुड आकांक्षा। टेंजिबल जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे ये पेन है, ये कैलकुलेटर है, जो दिखाई दे रहे हैं। इनटेंजिबल के एग्जांपल, गुडविल। वेरी गुड कशिश सिया, गुडविल। और बताइए, आपको पता है सॉफ्टवेयर, बेटा कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी इनटेंजिबल है। और बताओ, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, बेटा पेटेंट सृष्टि, पेटेंट्स इनटेंजिबल होता है। उसके बाद आते हैं ट्रेडमार्क्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कॉपीराइट, इन सब के बारे में भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा इन सब का एक एक करके। दीज आर कॉल्ड इनटेंजिबल, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए इसे बोला जाता है इनटेंजिबल। और टेंजिबल तो सर सारे असेट्स जो दिखाई देते हैं वो टेंजिबल ही हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें होती हैं वो सब कुछ क्या होती हैं, टेंजिबल। तो ये फिक्स असेट्स के अंदर ये पार्ट आते हैं। नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स असेट्स, उसके अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल। ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा क्या आते हैं, करंट असेट्स। दूसरा आता है करंट असेट्स। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ आज मैं आपको, थोड़ा सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट असेट्स क्या होती हैं? करंट असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनका पीरियड होता है सिर्फ 12 मंथ्स या उससे कम। करंट असेट्स वो होती हैं जिनको आप सेल करने के लिए, बेचने के लिए खरीदते हो। जैसे गुड्स कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट हो सकता है 12 महीने के अंदर, तो उन्हें बोला जाता है करंट असेट्स। जैसे एग्जांपल, अगर करंट असेट्स के एग्जांपल लें तो एग्जांपल है कैश। कैश तो दोस्तों वैसे ही कैश होता है। बैंक, बैंक भी क्या होता है, कैश में इजिली कन्वर्ट हो सकता है। बहुत सारे होते हैं। डेटर्स, डेटर्स के पास बिल ऑफ एक्सचेंज में बीआर, बिल रिसीवेबल, ये सब 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तो मैंने 12 महीने लिखा था। कैश इन हैंड ये रहा, बैंक, डेटर, बीआर। और बताता हूँ, गुड्स, स्टॉक, बेटा स्टॉक होता ही किस लिए है, बेचने के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं, करंट असेट्स। अब मैं सर ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है मीनिंग समझना। आपके 11th क्लास के अंदर इन बातों में से ना छोटे छोटे से पॉइंट्स वो आपसे पूछते हैं, वो क्या पॉइंट है पहले हम आपको बता देते हैं। क्या पॉइंट पूछते हैं आपसे? आपके 11th क्लास के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ये क्या होता है, वो पूछते हैं ये क्या है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या है। अब बच्चे कहते हैं सर कुछ चाइनीज नाम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, चाइनीज सा लग रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, अभी जो मैंने आपको किया है वो ग्रुपिंग करके दिखाई थी। मींस जैसे कैश, बैंक, डेटर, बीआर, इन सबको मैंने एक ग्रुप में डाल दिया।
क्योंकि ये सारे क्या है, करंट असेट्स है, ये सारे 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो मैंने इनका एक ग्रुप बना दिया और उसको डाल दिया करंट असेट्स के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो जो 12 महीने से ज्यादा होंगे उनको मैंने कहाँ डाल दिया, नॉन करंट असेट्स। तो आपको पता चलना चाहिए सर ग्रुपिंग का क्या मतलब है। ये ग्रुपिंग है। कितने ग्रुप्स बना रखे हैं एक बार मुझे बताना, टोटल कितने ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। बेटा चैट बॉक्स में जरा बताना मुझे कितने ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला ग्रुप है नॉन करंट असेट्स, दूसरा है करंट असेट्स, तीसरा है करंट लायबिलिटी, चौथा है नॉन करंट लायबिलिटी और पांचवा है कैपिटल। कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स आती हैं, नेट प्रॉफिट आता है, तो ये ग्रुपिंग है। टोटल 5 ग्रुप है, इसे कहते हैं ग्रुपिंग। उसके बाद सर ये नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरी गुड कशिश। प्रैक्टिकली कैपिटल अलग दिखाया जाता है, नॉन करंट लायबिलिटीज अलग दिखाया जाता है। तो इसलिए अभी 11th के अंदर अगर इसको एक साथ दिखा भी रहे हैं तो भी कोई यूज नहीं है, अलग अलग आता है, कैपिटल अलग और नॉन करंट लायबिलिटीज अलग। तो कभी भी मिक्स मत करना, दोनों को अलग अलग ही दिखाना, ये फाइनल प्रेजेंटेशन होती है। मार्शलिंग का मतलब होता है इनका सीक्वेंस, इनका सीक्वेंस सीक्वेंस डिसाइड करना। सीक्वेंस के लिए आपको 2 चीजें बताई जाती हैं, एक बताई जाती है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इस सिर्फ फालतू चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक होते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस। मेरे से स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब होता है जो ज्यादा लंबे समय यूज होगी, जो ज्यादा परमानेंट है, उसको पहले दिखाना है और धीरे धीरे करके कम करते रहोगे। यानी ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब जिसका यूज ज्यादा समय तक होगा उसको पहले दिखाएंगे और धीरे धीरे करते करते कम करते जाएंगे। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है जिसके अंदर कैश जल्दी कन्वर्ट हो सकता है, उसको पहले दिखाएंगे और फिर धीरे धीरे करके बाद में दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर पहले करंट असेट्स दिखाऊं, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं और बैलेंस शीट में पहले करंट असेट्स दिखाऊं, उसके अंदर दिखाऊं कैश, बैंक, डेटर, बीआर, और फिर बैलेंस शीट के अंदर दिखाऊं नॉन करंट असेट्स के अंदर मैं दिखाऊं गुडविल, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। तो पहले मैंने क्या दिखाई है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको मैंने पहले दिखाया है और जो नहीं हो सकते उनको मैंने बाद में दिखाया। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर परमानेंस सा मुझे बोला जाए तो मैं पहले वो दिखाऊंगा, पहले मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा नॉन करंट असेट्स। पहले मैं अपनी बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स दिखाऊंगा गुडविल, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इस तरह से दिखाऊंगा। और बाद में दिखाऊंगा करंट असेट्स कैश, बैंक, डेटर, बीआर। तो बस क्या है, मार्शलिंग का मतलब है वे, सीक्वेंस, किस तरह से आप बैलेंस शीट को दिखा रहे हो। 2 तरीके होते हैं, ऑर्डर ऑफ परमानेंस और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो हम पढ़ेंगे आज भी और आगे 12th क्लास के अंदर भी। दोस्तों ये जो बैलेंस शीट बनाई है इसी तरह से बैलेंस शीट आप पढ़ेंगे और इस बैलेंस शीट के अंदर पहले कौन सी असेट दिखाई जाती हैं, नॉन करंट असेट्स। इसका मतलब ये बैलेंस शीट पता है कैसे बनी है,
क्या कहते हो, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है या ऑर्डर ऑफ परमानेंस है? बताओ जरा, इस बैलेंस शीट को देखिए, पहले लिक्विडिटी आ रही है, परमानेंस, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। यस, पहले वो चीजें आ रही हैं जो ज्यादा समय यूज होती हैं, बाद में वो आ रही हैं जो कम समय। ऐसे ही लायबिलिटीज को भी आप उल्टा सीधा कर देना। अभी कौन सा ऑर्डर सिखाया मैंने आपको? परमानेंस। ये हमारी थोड़ी बात आपसे समझ आ गया, ग्रुप एंड मार्शलिंग का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है। बेटा पहले मुझे एक बात बताओ, मैं आपके इसमें डाउट्स भी लेना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें हैं। अगर आपके किसी के डाउट्स हैं आपके साथ, ये मैंने आपको ग्रुप एंड मार्शलिंग का मतलब बताया, और मैं आपको दिखाता हूँ जरा बुक के अंदर, बुक के अंदर ये टॉपिक कहाँ कवर है, एक बार जरूर ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन ट्राई करने से आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कुछ ऐसी चीजें होती थी, कुछ नया तो नहीं है। जैसे हमारे साथ पेज नंबर है 19.60, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का पेज नंबर 19.60, उसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 मार्च 2021। तो बैलेंस शीट बनानी है, अरेंज करनी है असेट्स एंड लायबिलिटीज पहले इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो पहले बैलेंस शीट बनाओगे आप परमानेंस के अकॉर्डिंग, फिर बनाओगे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर मैं इसको एक बार पढ़ लूं तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो, कैश सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, उसके बाद बैंक, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। इसका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, बट आपको समझ आना चाहिए सर ये क्या है और इसमें क्या करंट एसेट्स है क्या नॉन करंट एसेट्स। तो परमानेंस और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के मैंने आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बता दिए। परमानेंट के अंदर सबसे पहले आएगा गुडविल, और देखते जाओ इसके अंदर आपको दिखेगा फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। कोई सीक्वेंस नहीं है बट आपको पता होना चाहिए सारे परमानेंट है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल में क्या क्या आता है, कैपिटल के अंदर परमानेंट में कैपिटल, एक तो कैपिटल आएगा ही आएगा कैपिटल, नेट प्रॉफिट भी कैपिटल में चला जाता है, ड्राइंग्स भी कैपिटल में चली जाती हैं। तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, उसमें ये पूछा गया है कि भाई पहले ये बताओ फिक्स असेट्स क्या होती हैं। तो फिक्स असेट्स ढूंढनी है आपको। ये जैसे बैलेंस शीट दे रखी है तो इसके अंदर ये देखो, गुडविल, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, ये सारी क्या है, फिक्स असेट्स। इनको हम बोल सकते हैं फिक्स असेट्स, या आप बोल सकते हो नॉन करंट असेट्स। बेटा प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है या डेटर में से माइनस करते हैं, करंट लायबिलिटी है। अगर एक बच्चे ने पूछा सर प्रोविजन कहाँ आएगा, करंट लायबिलिटी है। फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स हो गए। अगर आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, मैं आपको एक नोट्स दे दूंगा जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, बट इतना ज्यादा टेक्निकल 11th क्लास में आएगा नहीं। ऊपर अगर चले, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोस्तों दीज ऑल आर कॉल्ड करंट एसेट्स। ये क्या है, हमारी करंट एसेट्स। आपको बैलेंस शीट देख के क्या पता लग रहा है, ये बैलेंस शीट कैसे बनी है, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग पे बनी है या परमानेंट के अकॉर्डिंग? ये बताओ जरा, बैलेंस शीट जो मैंने आपको दिखाई है ये इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है या इन फॉर्म ऑफ परमानेंस है? वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। निधि रावत, बच्चों को समझ आ गया सर। पहले करंट असेट्स हैं, पहले सारी करंट असेट्स दे रखी हैं, इसका मतलब ये लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग बनी है, बाद में है फिक्स असेट्स। इधर चलते हैं, देखो आप यहीं से पता लग जाएगा। कैपिटल सबसे लास्ट में है, जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी तो हमने कैपिटल को सबसे पहले लिखा था, यहाँ सबसे लास्ट में है, यानी सर ये बैलेंस शीट लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग है। फिर चलते हैं, ट्रेड क्रेडिटर,
एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर कॉल्ड, यस, इसके बाद वही डिस्कस करूंगा, दीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ये लॉन्ग टर्म लोन क्या है? दिस इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको कैसे याद होगा? अभी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो बस मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया कि सर होता क्या है। अच्छा, आप में से किसी को ये पता है ये क्या लिखा है? वर्किंग कैपिटल, एनीवन नोज ये क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा ये सारी चीजें 12th का पार्ट है, इन्होंने 11th में छोटा छोटा सा पोर्शन डाल दिया है, नॉर्मली स्कूल्स में नहीं पूछा जाता। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। 11th क्लास में बच्चों को याद करने में ये दिक्कत होती है कि सर करंट असेट्स क्या होती हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो उनके लिए हमने प्रॉपर नोट्स बना रखे होते हैं 12th क्लास में। अभी सिर्फ इतना समझ लो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, और ये वो असेट्स और लायबिलिटी होती हैं जिनका पीरियड सिर्फ 12 महीने होता है या उससे कम होता है। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी वो होती हैं जिनका पीरियड 12 मंथ्स या उससे कम होता है। जी, मैं इसमें और डिस्कस करूंगा अलग से, पहले और भी कुछ पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं, फिर मैं डाउट्स लूंगा। ये मैंने आपके साथ छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करा मार्शलिंग का। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं मैं आपको और डिटेल में लिखवा दूंगा ये सारी चीजें। अब आपके साथ एक और पॉइंट डिस्कस करना है मुझे। बेटा ये पॉइंट्स को आपके फाइनल अकाउंट्स में ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट जिन बच्चों का अभी पेपर है वो बच्चे देख लें, शायद छोटे छोटे से पॉइंट्स पूछ लें आपसे। ये सेकंड हमारा पॉइंट, एक्सपेंसेस। आप ऐसा करो, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो। ये वाला पेज नोट कर लो आप, इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछ लेंगे। बेटा साथ साथ नोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं दो तरह के, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नोट करते जाओ बस। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने आपको लिस्ट बताई थी, वेजेस, कैरेज, ऑक्ट्रॉय, पावर, फ्यूल, कुछ एक्सपेंसेस बताए थे। बाकी जो बचे वो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनडायरेक्ट को। एक बताया गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक बताया गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरे बताए गए हैं नॉन ऑपरेटिंग। यानी सर इनडायरेक्ट के अंदर भी दो बताए गए हैं, एक ऑपरेटिंग, दूसरा बताया है नॉन ऑपरेटिंग। अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? ट्रेडिंग के अंदर। बट अगर हम बात करें 1 मार्कर क्वेश्चन की, तो इनडायरेक्ट में भी दो होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग नाम से पता लगता है, ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो आपके बिजनेस की, जो आपके बिजनेस की डेली एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग खर्चे जो आपके बिजनेस की डेली एक्टिविटीज होती हैं, आपके बिजनेस के लिए जरूरी होती हैं, वो होते हैं ऑपरेटिंग खर्चे। मगर सर कुछ खर्चे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब खर्चे तो होते हैं मगर आपके बिजनेस में ज्यादा यूजफुल नहीं होते। जैसे मैं आपको बताता हूं नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। चैरिटी, बेटा दान देना कोई ऑपरेशन बिजनेस का नहीं होता, आपकी मर्जी है इसलिए आप चैरिटी देते हो। डोनेशन,
तो इसे कहते हैं, खर्चा तो होता है चैरिटी और डोनेशन में, आपका खर्चा तो होता है, बट दिस इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, और बताता हूं। लॉस बाय फायर, आग लग गई, उससे नुकसान हो गया। लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और लिख लो आप, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। बस इतने से याद कर लोगे तो हमारा काम बन जाएगा। 11th क्लास का इतने में काम खत्म हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, चैरिटी, डोनेशन। और हम लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग। बस इतने से ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बस खत्म, दीज आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके अलावा जो भी बच गए, नहीं, एक्सपेंसेस बेटा जो बच गए वो सारे यहां आएंगे। जितने भी बच गए सारे यहां आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं रेंट, रेंट बिजनेस का दिया जाता है। कमीशन, कमीशन पेड, ये भी बिजनेस का होता है। और बताता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इनको नहीं याद करना, आपको बस इतना याद करना है कि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं और ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। बस कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, खत्म। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। पावर, बेटा पावर तो डायरेक्ट होता है, पावर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हमने तो बस इनडायरेक्ट के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट। बस इतने ही याद रखने हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस, चैरिटी, डोनेशन, खत्म। बाकी सारे ऑपरेटिंग है। जल्दी से बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। डेप्रीसिएशन, बेटा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इन तीनों में कहाँ आएगा? 1 2 3, सोच के बताओ। डेप्रीसिएशन, वेरी गुड कशिश सचदेवा ने सबसे पहले आंसर दिया। बेटा डेप्रीसिएशन डायरेक्ट तो है नहीं। बेटा सिया, नॉन ऑपरेटिंग में बस यही आएगा। मेहुल, आकांक्षा, आकांक्षा ने सही दिया है आंसर। बेटा नॉन ऑपरेटिंग में यही आएगा। डेप्रीसिएशन तो आपका ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है। अगर बिजनेस होगा तो सामान खरीदोगे, उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा ही लगेगा। आपके लिए बहुत आसान तरीका, आप नॉन ऑपरेटिंग के बस ये 6 एग्जाम्पल याद कर लो, बस उसके बाद सारा कुछ ऑपरेटिंग है, दिमाग नहीं लगाना। बेटा ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस में खर्चे होते हैं। डेली का मतलब ये नहीं कि हर दिन कुछ ना कुछ खर्चा होगा। जैसे रेंट हर महीने जाता है, इलेक्ट्रिसिटी महीने जाती है, डेप्रीसिएशन पूरे साल में एक बार लगता है। डेली का मतलब यहाँ डेली नहीं है, इसको आप मंथली भी कर सकते हो, एनुअली भी। क्वेश्चन ये है, बिजनेस का खर्चा होना चाहिए, बस बिजनेस का। क्या डेप्रीसिएशन बिजनेस का खर्चा है? सो आंसर इज यस। बेटा डेप्रीसिएशन बिजनेस का खर्चा है, तो आंसर इज यस। तो ये हमारा क्या बन गया? ऑपरेटिंग। आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात, आप इस एग्जांपल्स को याद कर लो, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग है, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो बाकी सब बचे ऑपरेटिंग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहां लिखा नेट सेल्स, नेट सेल्स में से मैंने माइनस करा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट थी 100 रुपए की, सेल थी 250 रुपए की। तो आपके पास पता है क्या आ गया? आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 150। अब आप में से शायद किसी बच्चे को याद हो, कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते थे?
हम निकालते थे ओपनिंग स्टॉक, मैं पुरानी बातें याद दिला रहा हूं आपको, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये पुरानी बातें हैं, नया तो मैंने बस आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया है, ये तो पुरानी बातें थी। लास्ट में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 150। अब उसमें से हम सारे खर्चे माइनस करते हैं, सारे मतलब इनडायरेक्ट खर्चे। जैसे ही इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे अब दो पार्ट्स में है, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक खर्चे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कोई भी खर्चा हो, ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, सारे खर्चे, ये दोनों खर्चे कौन से हैं? इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, खर्चे तो है। लास्ट में जो आता था उसको आप बोलते थे नेट प्रॉफिट। ऐसा अभी तक हमने सीखा था, नेट प्रॉफिट आता था खर्चे माइनस करके। अभी इनकम को भी दिखाऊंगा मैं। अब मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूं। मान लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग है हमारे सिर्फ 40 और ऑपरेटिंग है मान लेते हैं 60। तो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 100 रुपए। 40 हैं ये वाले नॉन ऑपरेटिंग और 60 हैं हमारे ऑपरेटिंग। तो मुझे आपको एक नई टर्म सिखानी थी। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें तो ये आया 90, और ये है आज के लिए एक नई टर्म। इस 90 को क्या बोला जाता है? मेरे पास कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर ये क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो दोस्तों ये है एक नया वर्ड आज की क्लास का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक नई चीज आ गई सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ कौन से खर्चे माइनस करने हैं? ऑपरेटिंग, जो बिजनेस के खर्चे होते हैं। जो बचा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर माइनस करते हैं बाकी सारे खर्चे, और जो लास्ट में बचा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो जो रेड पेन से लिखा था ये आपके लिए नई चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है? इस तरह से। मुझे बताइए क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? मैं भी आपको क्वेश्चंस कराता हूँ इसके। बेटा बुक में छोटे छोटे से पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके इजीली मैं डाउट्स कवर कर सकता हूँ। अदरवाइज तो ये 1 1 मार्कर के लिए आपको बस याद करने पड़ेंगे सर ये क्या होते हैं। यस, 12th के अंदर ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको। एक एक टॉपिक के ऊपर टाइम डिवोट किया जाता है, एक एक क्लास। तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी अभी स्कूल के अंदर कुछ बच्चों का पेपर हुआ था और उसमें क्वेश्चन आया था बैड डेब्ट्स। क्वेश्चन ये आया था कि दोस्तों बैड डेब्ट्स ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? बताओ जरा सोचकर। सोचो जरा, बिजनेस के बारे में सोचा करो, रटना नहीं है, बिजनेस के बारे में सोचना है। क्या बड़े बड़े बिजनेस में छोटे मोटे बैड डेब्ट्स होते रहते हैं? सोचो आप, टेक योर टाइम। जी जल्दी से बताइए। यस, मेहुल का आंसर आ गया, सृष्टि का आंसर आ गया, यश का आंसर आ गया। बेटा सबका, विदुषी, यश, कसक, सब बच्चों का आंसर परफेक्ट है। तो बैड डेब्ट दोस्तों बिजनेस का खर्चा है। वेरी गुड। आर्यन, बेटा मैं आप बच्चों को एक सिंपल सी बात बता दूं, बैड डेब्ट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है वो सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट याद कर लो। बस ये 6 खर्चे नॉन ऑपरेटिंग है, इनके अलावा जो भी बच गया वो सारे ऑपरेटिंग है। दिमाग लगाना था बट नहीं लग पा रहा, तो इनको याद कर लो, इसके अलावा जो बच गया वो ऑपरेटिंग है।
इसके आपसे फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक में टॉपिक कहाँ है बेटा, एक बार ट्राई करना, और अगर डाउट्स और रहेंगे तो फिर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। बुक में देखते हैं ये कहाँ है पॉइंट। ये देखो ये भरमार है, यहाँ पर ये रहे, पेज नंबर है 19.31। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑपरेटिंग के बारे में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो जरा मेरे साथ साथ, कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप चेक करो ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और देखते हैं, फिर लिखा है नेट सेल माइनस कॉस्ट। नेट सेल में से कॉस्ट गई तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग माइनस करे तो क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इतनी बात भी समझ आ गई। अब दोस्तों कुछ बुक्स में उल्टा लिखा हुआ है, कह रहे हैं अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हो और ऊपर जाना हो, बताओ नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग में जाना है, 50 से 90 में जाना है, तो जो ये माइनस किया था इसे क्या कर दोगे, इसे प्लस कर दोगे। तो अपने आप एक और फॉर्मूला बन जाएगा। बेटा आज यहीं पे क्लास ओवर करते हैं, थोड़ा खांसी ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।